नमस्कार। रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम खबरों और जानकारियों के साथ एक बार फिर हाजिर हूं आपके अपने फेवरेट शो रियलिटी चेक को लेकर। मैं हूं रामेश्वर मिश्रा और इस बार के शो में हम देखेंगे इस बार बजट में रियल एस्टेट सेक्टर को क्या मिला और क्या नहीं। प्रॉपर्टी बाजार पर मंदी की चौतरफा मार, दिल्ली में प्रॉपर्टी के दाम गिरे। करेंगे दिल्ली के नजदीक बसे शहर चंडीगढ़ और इसके आसपास के विकास का रियलिटी चेक और रियल एस्टेट से जुड़े आपके सवाल पर हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट देंगे राय। इस बार के बजट से रियल एस्टेट सेक्टर को कुछ मिला तो कुछ नहीं मिला। जो मुख्य मांग थी कि इस सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाए वो नहीं मिल पाया। तो ऐसे में जो कर्ज सस्ती दर पर इस सेक्टर को मुहैया कराई जाती वो संभव नहीं हो पाएगा। मंदी की मार झेल रहा रियल एस्टेट क्षेत्र को आम बजट में कुछ खास नहीं मिला। रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों ने बजट में जो संभावनाएं जताई थीं, उनमें से एक भी पूरी नहीं हुई है। रियल एस्टेट डेवलपर्स की मांग थी कि केंद्र सरकार अफोर्डेबल हाउस बनाने की योजनाओं के लिए एक रोड मैप तैयार करे, साथ ही हाउसिंग लोन की ब्याज राशि छूट में बढ़ोतरी हो ताकि हाउसिंग सेक्टर में घरों की मांग रफ्तार पकड़े। लेकिन इस बार के बजट में ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरकार 2020 तक सभी को घर उपलब्ध कराने की बात कह रही है। ऐसे में हाउसिंग सेक्टर ये मानकर चल रहा था कि अफोर्डेबल हाउस की योजनाओं में कुछ राहत मिलेगी, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। डेवलपर्स के मुताबिक रियल एस्टेट को भी इंफ्रास्ट्रक्चर दर्जा मिलता ताकि जो वित्तीय लाभ उद्योग को मिलते वे ही लाभ रियल एस्टेट को भी मिले, मगर सरकार ने कुछ नहीं दिया। रियल एस्टेट क्षेत्र के कारोबारी चाहते थे कि सरकार हाउसिंग प्रोजेक्ट मंजूर करने के लिए एक सिंगल विंडो बनाए, जिसमें एक प्रोजेक्ट की फाइल जमा करवाकर अन्य सभी विभागों की मंजूरी एक साथ मिल जाए, मगर इस बजट में ये संभव नहीं हो पाया। मेरा ऐसा मानना और बहुत समय से इंडस्ट्री की डिमांड रही है, स्टेट लेवल पे भी और सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे भी एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक वन विंडो सर्विस होनी चाहिए, एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट होना चाहिए, जैसा कि कई स्टेट्स ने अपॉइंट कर रखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे भी सारी प्रॉब्लम्स की इसका समाधान एक जगह से होना चाहिए। मल्टीपल 20-25 मिनिस्ट्रीज में भागना, एक अप्रूवल को लेना, कोऑर्डिनेशन करना एक आम बिल्डर के बस की बात नहीं है। बजट में खरीदार मकानों की कीमत घटने की उम्मीदें लिए बैठे थे, लेकिन इसके ठीक उलट घर का सपना अब और महंगा हो गया है। केंद्र सरकार के बजट में सर्विस टैक्स बढ़ने से मकान की कीमत भी बढ़ जाएगी। अभी तक बिल्डर 3.09% सर्विस टैक्स जोड़ते थे। नए वित्तीय वर्ष से 3.50% सर्विस टैक्स जोड़ने लगेंगे। इससे सर्विस टैक्स 0.41% बढ़ना तय है। केंद्र सरकार के बजट में सर्विस टैक्स बढ़ाने के कैलकुलेशन पर नजर डालें तो अभी तक जो मकान 10 लाख का है उस पर 3.09% सर्विस टैक्स जोड़ा जाता था। सर्विस टैक्स लगभग 30,000 होता था। केंद्र सरकार ने सर्विस टैक्स को बढ़ा दिया है। इस कारण बिल्डर लगभग 3.50% सर्विस टैक्स लेने लगेंगे। इस वजह से 10 लाख के मकान पर नया सर्विस टैक्स लगभग 35,000 रुपए पहुंच जाएगा। इसका मतलब 5,000 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। ऐसे में जैसे जैसे मकान की कीमतें बढ़ेंगी उस पर सर्विस टैक्स की दर भी बढ़ती जाएगी। हाउसिंग सेक्टर में सर्विस टैक्स के बढ़ने से बिल्डर चिंतित हैं। जिस तरह से रियल एस्टेट और हाउसिंग सेक्टर मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, उसे देखते हुए बिल्डर टैक्स को कम करने की उम्मीद लगाए बैठे थे। टैक्स कम होने से मकान की कीमत कम होती तो रियल एस्टेट और हाउसिंग सेक्टर में कुछ सुधार हो सकता था। हाउसिंग सेक्टर को उठाने के लिए टैक्स को कम करने की जरूरत थी। सर्विस टैक्स बढ़ने से हाउसिंग सेक्टर पर और मंदी छाने की संभावना है, क्योंकि मकान की कीमत बढ़ने पर निवेशक हाउसिंग सेक्टर में पैसा लगाने से पीछे हटेंगे। इनकम या टैक्स फ्री इनकम बढ़ेगी तो मकान की तरफ जाएगा। और ATI भी जो पुरानी गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस किया था वो अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ाने के लिए किया था कि 1000 फुट और 1500 फुट दो तरह के मकान अगर 25 किलोमीटर दूर है तो वो 1500 स्क्वायर फीट तक के मकान अगर कोई बनाता है या मेट्रोज के अंदर 1000 फुट तक के कोई मकान बनाता है तो उसको टैक्स में छूट थी। लेकिन वो अचानक से उसको विड्रॉ कर लेगा। उस टाइम काफ़ी जो है इस रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर आपने बूम देखने को मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ गए थे। तो आज की डेट में भी जैसे जो मोदी सरकार का अगर सपना है सबको घर देना और अफोर्डेबल घर देना है, तो आई थिंक ATIB को दोबारा से लागू करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट उस कैटेगरी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है मकान बन सके। 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल के तहत 6 करोड़ घर बनाए जाएंगे। शहरों में 2 करोड़ सस्ते घर बनेंगे, वहीं गाँवों में 4 करोड़ घर बनाने की सरकार की योजना है। लेकिन 6 करोड़ घरों के निर्माण के लिए कोई रोड मैप नहीं दिया है।
बजट में REIT में कैपिटल गेन टैक्स को संतुलित बनाने का ऐलान किया गया है। REIT बनाने वाले बिल्डर को फंड की लिस्टिंग के वक्त कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा और ये थोड़ी राहत की खबर है। लेकिन इस बजट में तुरंत प्रभाव से कुछ राहत नहीं मिली, जबकि मंदी के इस दौर में रियल एस्टेट कारोबारियों को प्रोत्साहन जरूर मिलना चाहिए था। प्रॉपर्टी बाजार को इस बजट से निराशा ही हाथ लगी है। रियल एस्टेट सेक्टर में मंदी की चौतरफा मार से बिल्डर्स सकते में हैं। ऑफर्स और स्कीम के बाद भी बिल्डरों के फ्लैट्स नहीं बिक रहे हैं। अब बिल्डरों पर कीमतें घटाने का दबाव है। रियल एस्टेट पोर्टल्स मैजिक ब्रिक्स की एक ताजा सर्वे के मुताबिक दिल्ली के 55% इलाकों में प्रॉपर्टी की कीमतों में गिरावट देखी गई है। कमोबेश यही हाल और भी शहरों का भी है। रियल एस्टेट सेक्टर में मंदी जाने का नाम नहीं ले रही है। बिल्डरों को फ्लैट बेचने के लिए ऑफर्स या स्कीम का सहारा लेना पड़ रहा है। इसके बावजूद घरों की बिक्री रफ्तार नहीं पकड़ रही है। मजे की बात यह है कि जिन इलाकों में प्रॉपर्टी की सप्लाई ज्यादा है, वहां मार्केट में तो गिरावट देखी जा रही है। जहां नई प्रॉपर्टी या फ्लैट नहीं बन रहे हैं, वहां भी प्रॉपर्टी की मांग में गिरावट देखी जा रही है। दरअसल हम बात दिल्ली जैसे शहर की कर रहे हैं, जहां नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स नहीं बन रहे हैं। इस वजह से दिल्ली में नई प्रॉपर्टी की सप्लाई कम है। बावजूद इसके यहाँ घरों की मांग में कमी देखी जा रही है। अब बिक्री बढ़ाने के लिए प्रॉपर्टी डीलर्स और बिल्डर पर घर की कीमत घटाने का दबाव है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी पोर्टल magicbricks.com के तीसरी तिमाही के सर्वे के मुताबिक यहाँ करीब 55% इलाके में प्रॉपर्टी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर इलाकों में प्रॉपर्टी के दाम पिछली तिमाही की तुलना में 5% तक घटे हैं। हालांकि बायर्स के मुकाबले किराए पर घर चाहने वालों की डिमांड बढ़ी है, लेकिन ऐसा सिर्फ लोअर बजट रेंज में ही है। रिपोर्ट के मुताबिक कालकाजी, पंचशील पार्क, द्वारका सेक्टर 10, 11, 19, 22 जैसे इलाकों में कीमत 1 से 5% तक गिरी है। वहीं IP एक्सटेंशन में दाम 1% चढ़े हैं। डिफेंस कॉलोनी, साकेत, ग्रेटर कैलाश और द्वारका सेक्टर 12 में कीमतों में कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया है। खरीद बिक्री के लिए द्वारका अब भी पसंदीदा ठिकाना है, जहां प्रॉपर्टी की कीमतें 2% इजाफे के साथ अब भी निचले स्तरों पर हैं। यहां कीमतें 8 से 10 हजार रुपए प्रति वर्ग फुट की रेंज में हैं। दिल्ली में 20 लाख रुपए तक के बजट में उत्तम नगर ईस्ट, महरौली, बदरपुर, मोहन गार्डन में विकल्प मौजूद हैं, जबकि 20 से 40 लाख की रेंज में उत्तम नगर के अलावा खानपुर, महावीर इनक्लेव जैसे इलाकों में काफी सप्लाई है। अभी करीब 2 साल से मार्केट थोड़ा धीमा चल रहा था और आपको प्राइसेस का हाइक नहीं दिखा है 2 साल से। इसका ये मतलब है कि यू ऑलरेडी हैव अ बेटर वैल्यू। इस वैल्यू पे आप क्या कर सकते हैं? आप सबसे पहले अगर आप घर ढूंढ रहे हैं, दिस इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट योर रिसर्च। दिल्ली जैसा हाल ही देश के दूसरे शहरों का भी है। दिल्ली के NCR इलाकों में बिल्डरों की बड़ी मात्रा में स्टॉक बचा हुआ है। इनके फ्लैट्स बमुश्किल बिक रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव समेत कई इलाकों में बिल्डरों के 1 लाख से भी ज्यादा फ्लैट्स खरीदारों का इंतजार कर रहे हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और भी बहुत कुछ है खास, आप बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली NCR के कई बड़े बिल्डर अपने विस्तार योजना के तहत मोहाली, चंडीगढ़ और डेराबस्सी जैसे इलाकों में अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। यहाँ पर ATS ग्रीन्स, ओमैक्स और DLF जैसे बिल्डरों के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। यहाँ पर फ्लैट की औसतन कीमत 40 लाख रुपए से शुरू होती है। यहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, इस वजह से खरीदार भी इन इलाकों का रुख कर रहे हैं। दिल्ली से 270 किलोमीटर की दूरी पर बसा चंडीगढ़ अपने व्यवस्थित सेक्टर्स और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। दूरी की बात करें तो दिल्ली से मुरादाबाद जाने के लिए आपको महज 270 किलोमीटर का सफर तय करना होता है। दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच नेशनल हाईवे 1 की हालत अच्छी मिलती है, लिहाजा यहाँ पहुँचने में आपको करीब 5 घंटे का समय लग जाता है। दिल्ली और इसके आसपास के शहरों से बेहतर तरीके से जुड़े और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से ये इलाके बिल्डरों का हब बनते जा रहे हैं। लेकिन चंडीगढ़ में हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन की कमी है। इस वजह से इसके आसपास के शहर जैसे मुल्लनपुर, मोहाली और डेराबस्सी बिल्डरों की पसंदीदा जगह बनते जा रहे हैं। दिल्ली NCR के कई बड़े डेवलपर भी अपने प्रोजेक्ट्स इन इलाकों में बना रहे हैं।
चंडीगढ़ और दिल्ली के ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दिल्ली और नोएडा के डेवलपर मसलन ATS ग्रीन्स, ओमैक्स और DLF चंडीगढ़ के आसपास अपने हाउसिंग और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। चंडीगढ़ के नजदीक जिन इलाकों में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलता है वो हैं डेरा बस्सी, मुल्लनपुर और मोहाली। ATS ग्रीन्स का डेरा बस्सी में गोल्फ मीडोज के नाम से 300 एकड़ एरिया में प्रोजेक्ट बन रहा है। इसमें 9 होल गोल्फ कोर्स की भी सुविधा दी गई है। इस टाउनशिप में कंपनी पहले ही प्रीलूड नाम से प्रोजेक्ट बनाकर ग्राहकों को 364 फ्लैट्स डिलीवर कर चुकी है। इसके अलावा ATS ग्रीन्स इस टाउनशिप में लाइफस्टाइल नाम से लग्जरी फ्लैट और विलास बना रही है। लाइफस्टाइल में 3 और 4 बेडरूम फ्लैट के विकल्प रखे गए हैं। यहाँ फ्लैट की औसतन कीमत 5500 रुपए प्रति वर्ग फुट है। इस प्रोजेक्ट को बनाने में करीब 2 साल का वक्त लगेगा। इसके अलावा ATS ग्रीन्स की योजना गोल्फ मीडोज प्रोजेक्ट में एक 5 स्टार होटल बनाने की भी है। वहीं कंपनी मोहाली में भी कासा एस्पाना नाम से प्रोजेक्ट बना रही है, जिसमें फ्लैट की कीमत 3500 रुपए प्रति वर्ग फुट रखी गई है। चलिए वक्त हो चला है रियल एस्टेट सेक्टर में हो रही हलचल पर नजर डालने का रियलिटी न्यूज में। प्रधानमंत्री के विजन 2022 को पूरा करने के लिए सरकार बहुत जल्द नेशनल हाउसिंग मिशन ला सकती है। ये योजना ग्रामीण विकास और शहरी विकास मंत्रालय को तैयार करनी है। सरकार एक नेशनल हाउसिंग स्कीम पर काम कर रही है। मिशन की तरह इस स्कीम को लागू करते हुए ग्रामीण भारत में अगले 7 साल में सालाना 60 लाख घर बनाए जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रस्तावित नेशनल ग्रामीण आवास मिशन यानी GRAM गाँवों में आवास निर्माण की गाइड स्कीम हो सकती है। ये स्कीम इंदिरा आवास योजना की जगह भी ले सकती है। नवी मुंबई के प्रस्तावित नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नैना समेत समूचे रायगढ़ जिले की रियल्टी सेक्टर में तेजी आने की उम्मीद की जा रही है। 15,000 करोड़ से भी अधिक की लागत से 2 चरणों में बनने जा रहे नए एयरपोर्ट से अब लगभग स्थिर हो चुके नवी मुंबई के रियल्टी सेक्टर में एक बार फिर से उफान आएगा। नए एयरपोर्ट से यहाँ के रियल्टी सेक्टर में तेजी आएगी। इससे नैना क्षेत्र के करीब 270 गाँवों और उनके कुल 625 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का भी कायाकल्प हो जाएगा। रियल एस्टेट कंपनी टाटा हाउसिंग की योजना कोलकाता में एक लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने की है। ये प्रोजेक्ट राजारहाट इलाके में बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में कंपनी करीब 800 करोड़ रुपए निवेश करेगी। कंपनी के मुताबिक इस हाउसिंग परियोजना को 25 एकड़ एरिया में बनाया जाएगा, जिसमें करीब 2000 लग्जरी फ्लैट्स बनाए जाएंगे। कंपनी ने फ्लैट की शुरुआती कीमत 40 लाख रुपए रखी है। अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी रियल्टी प्रॉपर्टी सेक्टर में विस्तार योजना पर तेजी से काम कर रही है। इसके तहत कंपनी अपनी अगली हाउसिंग परियोजना गुड़गांव में बनाएगी। ये प्रोजेक्ट करीब 150 एकड़ एरिया में बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने जमीन खरीद ली है। ये प्रोजेक्ट अदानी और ब्रह्मा मैनेजमेंट द्वारा ज्वाइंट वेंचर के तहत बनाया जाएगा। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बहुत कुछ है खास, आप बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। रियलिटी चेक में आपका स्वागत है। अब वक्त हो चला है आपके भेजे सवाल और उस पर हमारे रियलिटी एक्सपर्ट की राय जानने का। आज का पहला सवाल जो हमें नोएडा से महेश ने भेजा है। महेश पूछना चाहते हैं, अभी घर खरीदना फायदेमंद होगा या फिर थोड़ा इंतजार करने से आगे बेहतर डील मिल सकेगी? देखिए, घर जब आप खरीदते हैं आप लगभग 5-6 महीने तक ढूंढते हैं, रिसर्च करते हैं, आप जाके डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं, तो इसमें आपको थोड़ा वक्त लगता है। अभी करीब 2 साल से मार्केट थोड़ा धीमा चल रहा था और आपको प्राइसेस का हाइक नहीं दिखा है 2 साल से। इसका ये मतलब है कि यू ऑलरेडी हैव अ बेटर वैल्यू। इस वैल्यू पे आप क्या कर सकते हैं? आप सबसे पहले, अगर आप घर ढूंढ रहे हैं, दिस इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट योर रिसर्च। आप ढूंढिए, आप जाके, जैसे आप मैजिक ब्रिक्स में आए, आपने साइट पे अपना प्रॉपर्टी क्वेरी डाला कि आपके पास इतना बजट है, आप 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, इतने का प्रॉपर्टी चाहते हैं। और आप ये भी देखेंगे कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। इन ऑप्शंस में आप नैरो डाउन कीजिए कि मेरे हिसाब से ये लोकेलिटीज मेरे लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आप गुड़गांव में काम करते हैं और आपको ऑप्शंस नोएडा का मिल रहा है, आपको ये भी फैक्टर इन करना पड़ेगा कि आपको रोज करीब 40-50 किलोमीटर ड्राइव करना पड़ेगा। ये आपके लिए फायदेमंद है या नहीं? तो फिर आप ये ढूंढेंगे कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट बेस्ट मैचेस योर रिक्वायरमेंट।
एक बार ये आप फाइनलाइज कर लें, तब जाके आप देखिए कि अमेनिटीज क्या हैं वहाँ पे। अगर आपका बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल है तो आपको क्लब हाउस की ज़रूरत पड़ेगी, जॉगिंग ट्रैक्स, वॉकवेज, कोई स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हो। अगर आप मूवीज़ के शौकीन हैं, आपको वो सब देखना पड़ेगा। एंड ये सब दिस इज पार्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी सर्च, क्योंकि आपका जो मकान है वो आपके लाइफस्टाइल को कॉम्प्लीमेंट करे, तब जाके आप बहुत हंसी खुशी वहां रह सकते हैं। आज का दूसरा सवाल जो कि गाजियाबाद से अमित ने भेजा है। 2 बेडरूम फ्लैट खरीदना है, मेरा बजट 30 से 35 लाख रुपए का है, कौन सा एरिया इस बजट के हिसाब से बढ़िया रहेगा? 30 से 35 लाख में दिल्ली एनसीआर में आपको मकान मिल सकते हैं। सबसे पहले आप टेक हार्ट, आपका प्रॉपर्टी अवेलेबल है, और अब आपको देखना है कि कौन से पार्ट ऑफ द शहर में आपको ये प्रॉपर्टी मिल सकता है। अगर आप नोएडा देखें, नोएडा एक्सटेंशन देखें, नोएडा एक्सप्रेसवे देखें, बहुत सारा प्रॉपर्टी है, बहुत सारा स्टॉक है। ये डिफरेंट प्राइस रेंजेस में है, मगर क्योंकि इतना सारा स्टॉक आ रहा है, दिस इज अ गुड टाइम टू बार्गेन। जैसे जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट के तौर पे यहाँ पे खरीदा था और अभी मकान बन रहे हैं, वेरियस स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन में हैं, कई इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो बेच के निकल रहे हैं। आपको बहुत सारा रिसर्च करना चाहिए, आपको वहाँ जाके निगोशिएट भी करना चाहिए, और निगोशिएशन में आपको ये पता चलेगा कि बेस्ट प्रॉपर्टी मिल सकता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हमारे खुद अपने कोलीग हैं जिनके पास 40 लाख था। उन्होंने कई लोगों से पूछा, उन्होंने कहा क्या बात कर रहा है, नोएडा में 40 लाख में मिल सकता है। मगर जब उन्होंने ढूंढा और उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया, जाके निगोशिएट किया, 40 लाख में उनको नोएडा एक्सप्रेसवे में 2 बेडरूम का मकान मिल गया। आज का तीसरा सवाल कानपुर से शालिनी ने पूछा है, किस लोकेशन में प्रॉपर्टी खरीदना फायदेमंद होगा? इस निवेश को कब तक होल्ड करें? फ्लैट खरीदने का बजट 40 लाख रुपए है। आज एक इन्वेस्टर के तौर पर अगर आप मार्केट में एंटर कर रहे हैं, गो फॉर दोज प्रॉपर्टीज जो अच्छे डेवलपर्स, जिन डेवलपर्स के पास ट्रैक रिकॉर्ड है डिलीवरी का, उनसे खरीदिए, क्योंकि कई प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा डिले हुए हैं। अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट को खरीदें जहां पे ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है, काफ़ी तेज़ी पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहां पे आपका रिस्क और कम हो जाता है और आप एंटर कर सकते हैं समवेयर इन द मिडिल ऑफ द कंस्ट्रक्शन साइकिल। अगर आप चाहते हैं कि आपको गुड रिटर्न्स मिले, एटलीस्ट 5 इयर्स तक अपने प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करने के लिए ही आप एंटर करें। प्रॉपर्टी इज नॉट अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। जैसे स्टॉक मार्केट में आपको काफ़ी जल्दी पैसा निकाल सकते हैं, मगर प्रॉपर्टी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए। बट लुक एट इट लाइक दिस, अगर जब आप एक मकान खरीदे, अगर आप एंड ऑफ द साइकिल में खरीदे, आपका रिस्क प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट है, घर तैयार है, आप खरीद रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, पूरा लोन लेकर आपका EMI चालू हो जाता है। मगर ऐसी जगह खरीदें जहाँ पे रेंटल डिमांड है, तो उस प्रॉपर्टी में आपको रेंटल रिटर्न डे 1 से अगर मिलने लगे, आप उस रेंटल रिटर्न को EMI पे ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। और आज का चौथा और अंतिम सवाल जो कि लखनऊ से राज ने पूछा है। राज पूछते हैं, मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ, अभी प्रॉपर्टी बाजार की क्या स्थिति है और इस मंदी से कब तक छुटकारा मिलेगा? वैसे क्रिस्टल बॉल चाहिए ये बताने के लिए कि मंदी कब खत्म होगी, मगर कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को मद्देनजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अभी जैसे बाकी इकोनॉमी में राइज हो रहा है, प्रॉपर्टी विल बी द लास्ट वन टू फील इट। मगर अगर आप अपने प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को वन पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो मनी, जैसे आपने बैंक में इन्वेस्ट किया, आपने स्टॉक मार्केट में रेगुलर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट किया, वैसे ही अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका इन्वेस्टमेंट जल्दी से उछलेगा नहीं, मगर आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न मिल सकता है और एक रेगुलर रेंटल रिटर्न मिल सकता है। काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि हम प्लॉट खरीदें या अपार्टमेंट खरीदें। अगर आप छोटे निवेशक हैं, आप प्लॉट मत खरीदिए।
प्लॉट को एक तो प्लॉट ज़्यादा अभी आपको एक्सपेंसिव मिलेगा, और अगर आपको सस्ता मिल रहा है वो इसलिए कि वो एक अनस्ट्रक्चर्ड मार्केट से आपको मिल रहा है या बहुत दूर शहर से दूर मिल रहा है। यहाँ पे प्लॉट वैल्यूज राइज करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा एंड यू विल बी होल्डिंग योर इन्वेस्टमेंट फॉर अ लॉन्गर टाइम। मगर अगर आप एक अपार्टमेंट खरीदे, ऐसी जगह खरीदे जहाँ पे रेंटल रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं, रेगुलर रेंटल इनकम मिल सकता है, और आपका अपार्टमेंट लुक्ड आफ्टर है बाय whoever is managing the maintenance of the apartments. So ये सब कंसिडर करके आपको लगता है कि आज के मार्केट में आप एंटर कर सकते हैं, होल्ड इट फॉर सम टाइम, कम से कम 5 साल का टाइम फ्रेम लेके चलिए, एंड यू विल बी एबल टू मेक मनी आउट ऑफ द प्रॉपर्टी मार्केट। उम्मीद करते हैं रियलिटी चेक का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस प्रोग्राम को और कैसे बेहतर बनाया जाए, इसके लिए आप हमें लिखना ना भूलें। एक बात और, अगर आप बिल्डर के रवैये से परेशान हैं या फिर रियल एस्टेट से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो आप हमें लिखना ना भूलें। हमारा पता है rcup@etv.co.in। आप हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए दीजिए रियलिटी चेक की टीम को इजाजत। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।